नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। पहले तो सभी स्टूडेंटों से मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी हम ये कंटेंट बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आपके रिस्पांस बहुत कम आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके समझ में आ रहा हो इसलिए रिस्पांस नहीं आ रहे हों, लेकिन आशा करते हैं कि और भी अधिक रिस्पांस आए। और बेझिझक हमें अच्छा लगेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है और उसको हम सॉर्ट आउट करें। तो प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो, उसे समझ सकते हो। क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन आंसर के बारे में, वीडियो के बारे में, पीडीएफ के बारे में, एनीथिंग, आपकी सभी समस्याओं का समाधान स्टडी से रिलेटेड किया जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है हिमनद या ग्लेशियर की स्थलाकृतियाँ। जो स्लाइड में देखने से ही लग रहा है कि देखिए एक हिम क्षेत्र है। हिमनद की बात करूँ तो मैं सिंपल रूप में समझ लीजिए कि एक बड़ा आइस का एरिया होता है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे नीचे या आगे की तरफ खिसकता रहता है। उसे ही हिमनद कहते हैं। और इसमें जो अपरदनात्मक क्रिया होती है, उसमें एक क्रिया होती है उत्पाटन की क्रिया या प्लकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता भी है कि प्लकिंग का संबंध या उत्पाटन का संबंध किससे है, तो इसका है हिमनद या ग्लेशियर से। इसमें क्या होता है कि जब हिमनद गुरुत्वाकर्षण के कारण आगे खिसकता है तो प्रेशर देता है चट्टानों पर, और क्या होता है, चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती है या उनका अपरदन होने लगता है। तो उत्पाटन क्या है, एक अपरदनात्मक क्रिया है। अब इसमें वही सिस्टमेटिक रूप से चलेंगे हम। सबसे पहले अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को लेंगे, उसके बाद निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को, और उसके बाद एक पीडीएफ शेयर करेंगे, और उसके बाद असाइनमेंट को पढ़ेंगे। ये देखिए, मैंने एक टेबल रूप में बनाया है इसको, जिसमें एक तरफ तो दे रखी है हिमनद की अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, और राइट साइड में दे रखी है हिमनद की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। और एक और होता है ग्लेशियो, जैसे कि पेरी ग्लेशियर, या ग्लेशियर में से, हिमनद में से पानी थोड़ा बहुत पिघल गया तो उसे पेरी ग्लेशियर कहते हैं। उसकी भी स्थलाकृतियाँ मैं इसमें सम्मिलित करूंगा, लेकिन पहले देखते हैं हिमनद की स्थलाकृतियाँ। अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में सबसे पहले है सर्क, उसके बाद टॉर्न, अरेत, हॉर्न या गिरिशृंग, दर्रा, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सरंगपुच्छ, रॉसमोटेनो, हिमसोपान, फियोर्ड, नोनाटक। ध्यान रखिएगा, ये याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये क्वेश्चन आता है, एक स्थलाकृति का क्वेश्चन 100% आता है, लगभग हो सकता है कभी कभार नहीं आए, लेकिन शॉर्ट नोट में या लॉन्ग क्वेश्चन में किसी न किसी रूप में स्थलाकृतियों का क्वेश्चन आता है, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी में स्थलाकृतियाँ ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आता है कि हिमनद की स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए, तो आप ये एक टेबल रूप में दे देते हो कि हिमनद की या अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ या निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, तो देखने से ही पता चल जाता है कि बच्चे को सब स्थलाकृतियों के नाम तो याद है, तो हो सकता है कि इसकी डिटेल भी पता हो, आशा करता है वो। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की बात करें तो हिमोड, पार्श्विक हिमोड, जिसमें पंचस्थ हिमोड या तलस्थ हिमोड या अंतिम हिमोड, ये हिमोड के ही प्रकार हैं सब। विस्थापित खंड, ड्रमलिन, अंडे की टोकरी स्थलाकृति, और हिमानी जलोढ़ निक्षेपात्मक स्थलाकृति, एशकर केम, केतली, हमक या हिमनद अवक्षेप मैदान। अब इनको एक एक को लेके स्टडी करते हैं। हिमनद के अपरदनात्मक क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। हिमानी सामान्यतः कोई नवीन घाटी का निर्माण नहीं करती है, कोई नई घाटी नहीं बनाती है। क्या हुआ कि पहले से वहाँ कोई भी आकार की घाटी या कोई अन्य प्रकार की घाटी है, उसे प्लकिंग या उत्पाटन की क्रिया द्वारा चौड़ी कर देती है और उसे यू आकार की बना देती है। उसी को यू आकार की घाटी कहते हैं। और मुख्य हिमानी के अपरदन की दर तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, जिसके कारण मुख्य हिमानी एवं सहायक हिमानी के मिलन स्थल पर लटकती घाटी का निर्माण होता है। कि एक बड़ा हिमनद था, साइड से उसके कोई अन्य छोटा हिमनद भी आ रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो वो दोनों के इस मिलने के स्थान पर एक
ऊपरी एरिया में एक घाटी का और निर्माण होता है, और नीचे से देखने पे ऐसे लगता है कि ये ऊपर से घाटी लटकती सी रही है। उस घाटी को बोलते हैं हैंगिंग वैली या लटकती घाटी। ये कई बार पूछता है कि हैंगिंग वैली किसकी इस्तेला करती है। ये है हिमनद की। और ब्लाइंड वैली कारस्ट की इस्तेला करती है। हिमनद की अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप आराम कुर्सी के आकार की एक स्थलाकृति का विकास होता है, जिसे हिमगैवर होते हैं। हिमगैवर के ये समझ लीजिए कि जैसे एक आरामदायक कुर्सी है, इस तरीके से उत्पाटन या अपर्दन की क्रिया होती है और एक आराम कुर्सी के जैसी की संरचना बन जाती है, उसे हिमगैवर कहते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे स्कॉटलैंड में कोरी, वेल्स में काम, जर्मनी में कैरेन, स्कैंडिनेविया में इसे कैसल कहते हैं। और जब ये दो हिमगैवर या आरामदायक कुर्सी की तरह की जो इस्तेला करती है तो विपरीत दिशाओं में विकसित होते हैं, तो इनके बीच एक पतली कंदी नुमा इस्तेलाकृति का निर्माण होता है, जिसे अरीट कहा जाता है। और जब अपर्दन के फलस्वरूप अरीट का दीवार टूट जाती है तो वहाँ आवागमन का पहाड़ी मार्ग तैयार हो जाता है, जिसे कोल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और यदि किसी पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न दिशाओं से हिमगैवर का विकास होने लगे तो गिरिशृंग या हॉर्न का निर्माण होता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में आल्प्स का मैटरहॉर्न बहुत ही फेमस है। एक ये और है कि जब हिमनद के मार्ग में चट्टानी टीले आते हैं तो हिमनद उसके सम्मुख ढाल को घिसकर चिकना बना देता है, जबकि उतरने वाले ढाल पर कटाव कार्य द्वारा उबड़ खाबड़ धरातल का निर्माण होता है। इसे मेष शिला कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक तो प्लकिंग या उत्पाटन की क्रिया या अपर्दन की क्रिया, जहाँ पर ढाल अधिक होगा हिमनद वहाँ पर अपर्दन अधिक करेगा, स्लोप पे डिपेंड करता है ये। इसके बाद आता है हिमनद के निक्षेपणात्मक कार्य, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। इसमें हिमानी द्वारा विस्तृत क्षेत्र में बोल्डर क्ले के निक्षेपण के फलस्वरूप टिल मैदान का निर्माण होता है। प्रेरी का मैदान टिल मैदान का उदाहरण है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको जो हिमनद जैसे फ्लो कर रहा है, फ्लो का कारण हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। तो उसमें रास्ते में ये जैसे नदियों में छोटे मोटे कंकड़ पत्थर उसकी तली में जमे रहते हैं, घिस जाते हैं बिल्कुल, उसी तरीके के अगर हिमनद एरिया में मिलते हैं तो वो कहलाते हैं बोल्डर क्ले, छोटे मोटे। और जब वो इतने घिस जाए, एक मिट्टी नुमा रूप, एक चूर्ण नुमा रूप ले लेते हैं, तो वो बोल्डर क्ले की संज्ञा दी जाती है। और जब ये इसका निक्षेप कहीं हो जाता है तो वो जो मैदान बनता है वो कहलाता है टिल मैदान। और प्रेरी जो यूएसए में है वो मैदान टिल मैदान का ही बना हुआ है। और हिमनद बोल्डर क्ले के निक्षेपण द्वारा उल्टी नाव की आकृति की एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे ड्रमलिन कहते हैं। और ये सामान्यतः झुंडों में पाए जाते हैं। इस प्रकार दूर से देखने पर ये अंडों की टोकरी के समान प्रतीत होते हैं। तो देखिए ई कंटेंट में या क्लास में समझना मेन उद्देश्य रहता है। मैं आपको ये पीडीएफ के रूप में भी भेज दूंगा, पूरा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, हर कोई बुक में दे रखा है, फिजिकल ज्योग्राफी की निकाल लीजिए। बट उनका स्टडी कैसे करना है और हमको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आप बताना हिमनद क्या होता है। मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको। हिमनद क्या होता है, सबसे बड़े हिमनद कौन सा है, और हिमनद की अपर्दनात्मक क्रिया क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मुख्य अपर्दनात्मक क्रिया थी प्लकिंग या उत्पाटन। फिर एक टेबल नुमा बनाइए जिसमें दीजिए कि अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं। फिर बाद में एक एक स्थलाकृति को लेके उनका वर्णन कीजिए और उसके बाद में इनके सभी स्थलाकृतियों के डायग्राम दीजिए। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक रूप से चलेंगे तो एक बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स की आशा अपन कर सकते हैं। एग्जामिनर को देना ही पड़ता है जब हम पूरा डिटेल से लिखते हैं। तो ये जितने भी स्थलाकृतियाँ हैं एक पेज में आप लिख लीजिएगा कि स्थलाकृतियों का नाम पहले तो वायु की या हिमनद की, एक तरफ लिख लीजिएगा अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ, एक तरफ लिख लीजिएगा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। तो एक सारणी रूमा रूप में ये 5-6 स्थलाकृतियाँ जो मैं पढ़ाऊँगा, अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक अलग अलग लिख लोगे तो एक नज़र से देखने पे ही याद हो जाता है, क्योंकि नोट्स तो बनाना पड़ता है लास्ट टाइम पे। ज़रूरी नहीं है कि हम एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले पूरी किताब को रिपीट कर पाएँ।
तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को एक शॉर्ट नोट के रूप में लिखते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करना भी मत भूलिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले और अच्छे वीडियो बनाएं और PDF असाइनमेंट बनाएं आप लोगों के लिए, जिससे हेल्प मिले। थैंक यू।